टेंथ साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, एक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये बोलेगा, तो रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है, ठीक है। अभिकारक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। उत्पाद क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। क्लियर है। ये आता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया आएगी, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम, जो अभिकारक में जो भी तत्व हैं और उत्पाद में जो भी तत्व हैं उनकी संख्याएं इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी मेथड का यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड का। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसे बोलते हैं हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जो 6CO2 + 12H2O सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल बनके क्या बनता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनता है। 6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। 6CO2 + 12H2, ठीक है। सूर्य का प्रकाश होगा, क्लोरोफिल होगा, ठीक है। C6H12O6 + 6O2 + 6H2। और जो ये C6H12O6 है, ये क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज बोलेंगे इसको, ठीक है। तो क्या बोला, 6CO2 + 12H2O सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, 6O2 + 6H2O ये बनेंगे, ठीक है। अब आती है सबसे पहली रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है। C + O2 CO2 एग्जाम्पल लेंगे। देखो याद रखिएगा, केमिस्ट्री में हमको इक्वेशन जरूर लिखनी होती है, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखनी होती है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण भी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो गया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या बोला, दो या दो से अधिक, हाँ, अभिकारक बोलो, तत्व बोल दो, यौगिक बोल दो, है ना, पदार्थ बोल दो, है ना, जो भी आप बोलना चाहो बोलो, संयोग करके क्या बोलेंगे, एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। संयोजन, संयोजन मतलब जुड़ रहे हैं, संयोजन नाम से ही पता चल रहा है ना। और वियोजन में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। वियोजन, वियोजित होना, टूटना। क्लियर है। तो आप बोल सकते हो वियोजन में टूटेगा और छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेंगे, वियोजन का एग्जांपल लिख रहा हूं, CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे भाई इसको। किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा, CO + कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, ठीक है। तो ये चूना पत्थर से हम क्या बना रहे हैं, इस CO किसका फॉर्मूला है, बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना। CO बिना बुझा हुआ चूना होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। एक COH का उल्टाइस होता है जो कि बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, ठीक है। ये CaCO3 है, इसको संगमरमर भी बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे, चूना पत्थर भी बोलेंगे। क्लियर है। देखो याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है ना, उसमें करते हैं AGBR का, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, AGBR, याद रखिएगा, है ना, लिख लीजिएगा इसको। सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं ना, सिल्वर ब्रोमाइड, AGBR, इसका प्रयोग किसमें करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। पहले मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज होती थी ना, उसमें प्रयोग होता है, ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी बोलते हैं, याद रखिएगा। अब देखो, अगर आपसे बोले विस्थापन अभिक्रिया किसे बोलेंगे, तो बोलेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व, है ना, कम अभिक्रियाशील को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है उसके यौगिक से, ठीक है। और अगर आपसे बोले द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होगा, ठीक है, आयन एक्सचेंज होंगे उसमें। अब इसमें जो मेन
मतलब आपका क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, यानी कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो पहले आपको उपचयन पता होना चाहिए, अपचयन पता होना चाहिए, रेडॉक्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो उपचयन होता है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। एक अपचयन होता है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, वृद्धि मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगी, ह्रास मतलब ऑक्सीजन हटेगी, ठीक है। और जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ में होता है उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। ऐसी एक इक्वेशन आएगी, पूछेगा कि इसमें बताओ किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। तो मैंने बताया है जिसमें ऑक्सीजन हटेगी उसे बोलते हैं अपचयन, इसका हो रहा है अपचयन। समझ में आया नहीं आया बोलिए? जिसमें ऑक्सीजन हट रही है उसे क्या बोलेंगे, अपचयन, ठीक है। और H2 नहीं, H2 होगा, सॉरी ना, बैलेंस नहीं होगी तो। और ये जो H2 होगा, तो H2 में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसको में क्या हो गया, तो इक्वेशन याद कर लीजिए भले ना। एक रेडॉक्स अभिक्रिया का इक्वेशन लिखिए बोलेगा, तो रेडॉक्स अभिक्रिया की इक्वेशन हो गई है, क्या हो गई है, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2, क्लियर है। CuO प्लस H2, Cu बन गया, H2 हो गया। इसमें क्या हो रही है, CO का अपचयन हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हट रही है, H2 का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रही है उसे बोल देंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का इक्वेशन है, समझ में आया नहीं आया? अब इसमें होता है संचारण। तो संचारण क्या होता है बोलेगा, तो क्या बोलोगे, कोई भी है ना धातु की चीजें है ना, वायु के संपर्क में आके, नमी के संपर्क में आके, आर्द्रता के संपर्क में आके क्या होता है, संचारित होती हैं, उसकी बाहरी परत में मतलब क्षय हो जाता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं, ठीक है। उससे कैसे बच सकते हैं, उसमें ग्रीस लगा लो, है ना, उसमें तेल लगा लो, उसमें यशद लेपन कर लो, ठीक है, उसकी मिश्र धातु बना लो, है ना, इस टाइप की। या उसे आने मत दो नमी के, आर्द्रता के संपर्क में, पानी के संपर्क में मत आने दो उसको, ठीक है। तो क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, उसके बचा सकते हो, ठीक है। संचारण से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, सालों भर सालों, बहुत सारे लोहे की चीजें, मतलब लोहे के पुल हो गए, ढांचे हो गए, है ना, कार हो गया, जहाज हो गया, बहुत क्षति हो जाती है इससे, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है। एक आता है विकृत गंधिता, ठीक है, विकृत गंधिता भी इंपोर्टेंट है। तो क्या होता है, तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थ, है ना, वायु के संपर्क में आके, है ना, क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है, खराब हो जाते हैं, उनके गंध और स्वाद क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। वो उपचयन हो जा रहे हैं, तो उपचयन को रोकने के लिए उसमें क्या मिला जाते हैं, प्रतिऑक्सीय कारक मिला जाते हैं, ठीक है। वायु जिस बर्तन में नहीं है उसमें रख दो, तभी तो देखते हो आप, जो जैसे मछली वगैरह रखी होती हैं तो वो पैक करके रखे होते हैं, ठीक है। पैकेट में आते हैं चिप्स वगैरह, तो आप बोलते हो यार इतना फूला हुआ पैकेट है, ठीक है, उसमें बोलते हो इतना, उसको हवाई हवा अंदर बोलते हो, ठीक है। तो क्यों रखी होती है, इसलिए रखी होती है कि आपको स्वाद में इम्पैक्ट न डाले, है ना। खाया तुमने, मतलब खाने में मतलब स्वाद बहुत खराब लगा आपको, है ना, खराब लगा बोलो, खराब हो गए हैं चिप्स वगैरह, तो आपको क्या लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो आपको बुरा न लगे इसलिए उनको नाइट्रोजन गैस में रखते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस का यूज होगा इसमें, जिससे उपचयन न हो सके उनका, चिप्स का। तो अब देखो समराइज कर रहा हूं, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो, ठीक है। संतुलित क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि जो अभिकारक होता है, देखो अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उत्पाद जो अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हो रहे हैं, बन रहे हैं, क्लियर है। तो दोनों ही साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देखो समझो, यहाँ कैल्शियम कितना, एक है, यहाँ पे कैल्शियम एक है, यहाँ पर कार्बन कितना, एक है, यहाँ भी कार्बन एक है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 और 1 3। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे इसके। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला C+O2 CO2, तो 2 मिल रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो संयोजन अभिक्रिया हो गई है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। देखो जैसे इसमें 2 या 2 से अधिक मिलकर एक बना रहे हैं, उसमें क्या होगा, एक टूट के 2 या 2 से अधिक बनाएगा, क्लियर है। तो वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है बोलेंगे। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा क्षेपी, देखो ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा का क्षेपन हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी,
ठीक है, ऊष्माशोषी में शोष रहा है, अवशोषित कर रहे हैं, है ना, तो ऊष्माशोषी बोलेंगे। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो ये आपकी संक्रियता श्रेणी के हिसाब से होगा। ठीक है, संक्रियता श्रेणी में जितना ऊपर स्थान होगा किसी का तो उतना क्या होगा, क्रियाशील होगा, उतना जल्दी हटा देगा ना। विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह का आयनों में आदान प्रदान होता है। ठीक है, आयन एक्सचेंज होंगे उनके। तो ये चीजें हैं। अब पीएच के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, है ना। तो पीएच क्या होता है भाई, तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पीएच एक स्केल होता है जिसमें 0 से 14 तक के नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, 0 से 7 तक जो होता है वो अम्लीय होता है, 7 होता है उदासीन, और 7 से 14 के बीच में होते हैं क्षारीय। क्लियर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जितना कम मान होगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा। जैसे एग्जांपल लेंगे, आपसे पूछेगा 1 ज्यादा अम्लीय है या 6 ज्यादा अम्लीय है, तो 1 ज्यादा अम्लीय है, समझो। जितना छोटा मान उतना ज्यादा अम्लीय, जितना बड़ा मान उतना ज्यादा क्षारीय। जैसे 14 सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, 8 कम क्षारीय होगा, तो कम को दुर्बल बोलते हैं, जो दुर्बल क्षार बोलेंगे, है ना। जो ज्यादा होगा उसको प्रबल बोलेंगे। जैसे कि 1 पीएच बोलेगा तो प्रबल अम्ल होगा वो, अगर 6 पीएच बोलेगा तो दुर्बल अम्ल होगा। समझ रहे हैं। अब इसमें जो मेन मतलब आपका आएगा, देखो याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस, वो अगर उसके कहीं में हाइड्रोजन गैस है और वहां पर मोमबत्ती ले जाओगे तो फटफट की आवाज आएगी। ठीक है, आपको अगर टेस्ट में पूछेगा, देखो एक एग्जांपल के तौर पर पूछ सकता है वो कि एक अभिक्रिया हो रही है, वहां पर जो गैस रिलीज हो रही है, निकल रही है, वहां पर अगर मोमबत्ती ले जा रहे हैं तो फटफट की आवाज आ रही है ना, फटफट की आवाज आती है। तो फटफट की आवाज आ रही है तो वहां पर कौन सी गैस होगी, 4 ऑप्शन दे देगा, तो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। हाइड्रोजन गैस फटफट की आवाज निकालती है, याद रखिएगा, है ना। तो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया एग्जाम्पल लिख लो उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, देखो अम्ल बोला मैंने, अम्ल क्या होता है, HCl होता है भाई, अम्ल एक है, और क्षार क्या, NaOH है। लवण बोला मैंने, लवण क्या होता है, NaCl होता है, और जल बोला H2। अम्ल प्लस क्षार, लवण NaCl, Na यहां से आया, Cl यहां से आया, और जल H2। अम्ल प्लस क्षार मिलके लवण और जल बनाएंगे, इसे क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर है। देखो एक बहुत इंपोर्टेंट लाइन है यहां पर, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। सभी जो क्षारक होते हैं वो जल में नहीं घुलते हैं, बोल रहे हैं जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में जो घुलते हैं उन क्षारक को क्षार बोलते हैं। तो बहुत इंपोर्टेंट लाइन है ये। क्षार बोलेंगे जो जल में घुलने वाले हैं क्षारक हैं। ठीक है, तो इससे ये रिजल्ट निकलता है, ये स्टेटमेंट के तौर पर आ सकता है सही गलत में आपके उसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा जो जल में घुलेंगे क्षारक, उसे क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी क्षार जो हैं वो क्षारक हो सकते हैं, क्योंकि सोचो इसके अंदर का पार्ट है ना, ये तो क्षारक तो पेरेंट बड़ा बड़ा है, बड़ा ग्रुप है, उसमें 2 टाइप के होंगे, एक जल में घुलने वाले, एक जल में नहीं घुलने वाले। जो जल में घुलेंगे उन्हें बोलेंगे क्षार, जो जल में नहीं घुलने वाले वो भी तो है उसमें। तो याद रखिए जो क्षार की बोलेंगे, क्या सभी क्षार क्षारक होते हैं, तो बोलेंगे हाँ। क्या सभी क्षारक क्षार होते हैं, बोलेंगे नहीं। क्यों, इसमें नहीं घुलने वाले भी तो है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा जल में घुलने वाले क्षारक को क्षार बोलते हैं, ये याद रखो, उसके हिसाब से फिर एडजस्ट कर लेना आप लोग, है ना। अब पीएच वैल्यूज पता होनी चाहिए अपने को, है ना। देखो जैसे कि जठर रस होता है ना, उसका 1.2 पीएच वैल्यूज होता है। ठीक है, नींबू का रस होता है 2.2 पीएच वैल्यू होता है, शुद्ध जल का 7 होता है, और जो रक्त होता है, खून होता है हमारा, उसका 7.4 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 14। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, क्षारीय है। अब देखिए
अम्लीय वर्षा आता है और हमारे शरीर किस पीएच पर आस के बीच कार्य करता है। तो हमारा जो शरीर है ना वो 7 से 7.8 पीएच पर आस के बीच कार्य करता है। ठीक है, पूछिएगा आपसे अम्लीय वर्षा क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अम्लीय वर्षा आ सकता है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा हो गई है। ये क्या हानियां होती हैं, ये अगर ये वर्षा का पानी क्या हो खेतों में आए तो खेतों में अम्लीयता आ जाएगी। खेतों के लिए, खेती के लिए बोला जाता है कि क्षारीय मिट्टी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो अच्छी फसल नहीं होगी आपकी, पहली चीज। ठीक है, और दूसरा, वो पानी अगर बहते हुए अगर नदियों में चली जाए तो नदियों में जलीय जो जीव है, मछली वगैरह, उनको भी हानि हो सकती है, उनकी भी सर्वाइवल में इश्यू आ सकता है ना, जीवन कठिन हो सकता है उनका। अब इसके अलावा एक आता है हमारे मतलब पेट में ना HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है यह कि हमारे पेट में क्या होता है, HCl होता है, पर ये नुकसान नहीं पहुंचाता हमारे पेट को, है ना। HCl को बोलते हैं बहुत ही ज्यादा सांद्र अम्ल बोलते हैं। ठीक है, देखो सांद्र अम्ल आप जानते हो हानिकारक होते हैं अपने लिए। ठीक है, परंतु हमारे पेट में HCl होते हुए भी हमारे पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उधर को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता। भोजन को क्या करता है, ये पचाता है। अपच की स्थिति में, जब अपच बोले तो जब हमारा खाना पच नहीं रहा है, अपच हो जा रही है हमको, उधर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि पेट में खट्टी खट्टी डकारें आती हैं कई बार हमारे, है ना, खाना नहीं बचा हुआ है ना, कुछ ऐसा खा लिया है जो बहुत ही ज्यादा हैवी है ना, खासतौर से मतलब कोई ज्यादा खा लेता है ना, किसी दिन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, 3-4 बार खा दिया, या कुछ ऐसा खा लिया, ऐसी चीज बन गई उस दिन, मतलब जो उसकी फेवरेट है, कोई पार्टी वार्टी में गया तो बोला आज लपेट लो यार, थोड़ा एडजस्ट करके, लपेटते हो ना पार्टी शादी में, शादी में जाओगे अब खूब खाओ ना, डांस डांस करके, जिसके कारण उधर में क्या हो जाता है, दर्द हो जाता है और जलन होती है। फिर बोलता है यार जलन हो गई यार, अब कुछ इनो वगैरह लेते हैं, ज़्यादा खा लिया वहाँ। इस दर्द से मुक्त होने के लिए लेते हैं हम एंटासिड, है ना, किसका यूज करते हैं, एंटासिड। ठीक है, क्षारक होते हैं वो दो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस टाइप के एंटासिड है। ठीक है, अब पूछिएगा दंत क्षय क्या होता है। दंत क्षय, है ना, जब दांतों के पीएच मान 5.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्या होता है, हमारे दांतों में दंत क्षय चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टूथपेस्ट का यूज करना पड़ेगा अपने। ठीक है, दांतों की सफाई करनी पड़ेगी भाई। मुंह के पीएच का मान 5.5 कम से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल, देखो इनेमल जो होता है ना सबसे कठोरतम रहता है ना, सबसे ज्यादा कठोर होता है दांतों का इनेमल जो होता है, दंत वलक बोलते हैं इसको। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइटेट का बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। शरीर का सबसे कठोरतम क्या है, दांतों का इनेमल। ठीक है, दांतों का इनेमल सबसे कठोर है। यह जल में नहीं घुलता, जल में घुलता है क्या, जल में घुल जाता तो हो गया था काम, पानी पीते समय सारे दांत घुल घाल के, एक गिलास पानी पिया, दांत सारे घुल गए, दांत कहाँ गए, पानी पिया घुल गए होंगे सारे, हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो दांतों में नहीं घुलता है भाई, है ना। लेकिन मुंह के पीएच का मान जब 5.5 से कम होने पर संचारित होता है ना, संचारित हो जाता है ये। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे क्या होना चाहिए, बच जाओगे आप। ठीक है, तो मुंह क्या करना चाहिए, कुल्ला वगैरह कर लेना चाहिए एटलीस्ट, ब्रश नहीं करते हो तो ब्रश तो करना चाहिए खाने के बाद, तो उससे क्या होगा, आपके दांत सही रहेंगे। या क्षारकीय दंत मंजन का यूज करो। अब इसमें कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ये लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे सिरका है तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा, और जो दूध है या दही में लैक्टिक पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक पाया जाता है, और चीनी का रंग हो गया, नेट्रल का रंग हो गया, इसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाएगा। नमक का फॉर्मूला तो मैंने NaCl जानती ही हो पहले से ही। अब आते हैं विरंजक चूर्ण में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, विरंजक चूर्ण फॉर्मूला होता है CaOCl2, क्लियर है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है भाई, है ना। कैसे आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो हम करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बुझे हुए चूने में क्लोरीन की अभिक्रिया। देखो क्लोरीन की गंध क्यों आती है ये भी पूछ सकता है आपसे ना, तो क्लोरीन यूज हो रहा है भाई इसमें, CaOCl2 प्लस H2O। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है भाई, पेपरों में अक्सर पूछी जाती है। जब पूछेगा विरंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। जो लिखेगा नंबर मिलेंगे, जो नहीं लिखेगा कहानी लिख देगा वहां पर। तो रासायनिक अभिक्रिया लिखो बोल रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया लिखनी होगी, नंबर नहीं मिलेंगे। समझ में आया।
विरंजक चूर्ण का यूज कहाँ होता है, प्रयोग कहाँ है, उपयोग वस्त्र उद्योग में, सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में, सब साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। ठीक है, तो वस्त्र उद्योग में वस्त्र बनते हैं, जहां कपड़े बनते हैं। ठीक है, सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, है ना, कांच की फैक्ट्री में यूज होता है, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ सफाई कपड़ों के विरंजन के लिए। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप में, रासायनिक उद्योगों में यूज होगा इसका, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। पीने का जो पानी होता है उसमें जीवाणु जो होते हैं, है ना, जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर, उसको क्या करेगा, मुक्त करेगा ना उनसे। अब आता है अगला बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने के सोडे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो NaHCO3 होता है फॉर्मूला, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ी आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने में भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3। इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में करते हैं। पूछेगा बेकिंग सोडा बनाने के लिए मूल पदार्थ कौन है, तो NaCl है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्लियर है। बेकिंग सोडा का यूज कहां होगा भाई, बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं प्राकृतिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है और जल में मिलाया जाता है, पाव रोटी बनाने में, केक में और खमीर में भी प्रयोग होगा इसका, और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमन में यूज होगा। आता है वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा, फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हैं इसको हम, तो नाम से ही पता चल रहा है धोने का सोडा नाम है इसका। एक तो मतलब सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में करेंगे। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में करेंगे। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई में भी करेंगे और जल की स्थायी कठोरता को हटाने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 ½ H2। एक जिप्सम होता है CaSO4 2H2, क्लियर है। तो ये याद रखिएगा। वैसे इसमें जिप्सम को जब हम करते हैं 373 केल्विन में गर्म, जिप्सम को जब करेंगे 373 केल्विन में गर्म, तो वो क्या करता है, जल के अणुओं को त्याग देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। जिप्सम को करेंगे 373 केल्विन में गर्म, तो वो क्या करते हैं, जल को त्याग देता है और क्या बना देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। इसका उपयोग करते हैं डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। ठीक है, सफेद कलर का रहता है, आप जानती हो, और जब जिप्सम बन जाएगा तो कठोर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अम्ल क्षारक सूचक रंजन या रंजकों के मिश्रण होते हैं, बोल रहे हैं, जिसका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को संसूचित करना होता है। देखो विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। देखो अम्लीय पदार्थ है ना, तो H+ आयन ही बताएगा अम्लीय करके। ठीक है, और OH- क्या बनाएगा, क्षारीय बनाएगा। ठीक है, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है। ठीक है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस देगा, याद रखिएगा, और साथ ही साथ लवण देगा। क्या बोला मैंने, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया उनके हाइड्रोजन गैस देगा और लवण देगा। जब क्षारक किसी धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ साथ लवण का निर्माण होता है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगी तो लवण के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। देखो धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बोनेट आ गया ना, C आ गया उसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड